तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे हम कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा तिलक इंटर कॉलेज का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। पहला वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका हूं और मैं आशा करता हूं आपने अपना आकलन कर लिया होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए देखते हैं प्रश्न 2। शुरू करने से पहले ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपके अभिभावक या पेरेंट्स आपको इस माध्यम से पढ़ने की अनुमति प्रदान करते हैं तभी आप YouTube का सहारा लें। अतः आप जिस प्रकार पढ़ते हैं आप पढ़ते रहें। किसी प्रकार से यह वीडियो आपको बाध्य नहीं करता है कि आपको ये देखना ही देखना है। इफ यू आर गोइंग समवेयर फॉर स्टडिंग, इफ यू हैव गॉट एनी अदर मीन्स फॉर स्टडी, यू कैन गो फॉर दैट मीन। आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो आपको किसी तरीके से बाध्य नहीं करता है, ठीक है। तो आइए प्रश्न 2 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। प्रश्न 2 हमारा 5 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट हल करने पर आपको 2 अंक मिलेंगे और सारे पार्ट अनिवार्य हैं। सारे पार्ट अनिवार्य हैं। तो आपका जो प्रश्न है ये समाकलन का है, इंटीग्रेशन का है। 1 + sin x आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन। तो इसको हल करने के लिए अभी आप क्या करेंगे, देखिए, अगर आपके पास इस तरीके की आइडेंटिटी आ गई होती और आपने इसमें 1 - sin x और 1 ऊपर नीचे से इसका मल्टीप्लाई किया होता तो आपके पास क्या आया होता, आपके पास आया होता 1² - sin x का स्क्वायर और ऊपर आ गया होता 1 - sin x। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये मैं डायरेक्ट करते हुए चल रहा हूं। अगर मैं इसको i मान लेता हूं, इसको i मान लेता हूं, तो जो dx है हमारा साथ में dx यहां चल रहा है, ठीक है। ये 1 - sin² x 12 के लिए शोभा नहीं देता, ये लिखना मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया। क्या आया मेरे पास, dx। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया मेरे पास cos² x। 1 - sin² x को हम cos² x लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिख दिया। और ये हो गया मेरा 1 - sin x dx। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पे अलग ले लूंगा cos² x और इसके नीचे मैं इसको अलग ले लूंगा cos² x dx। ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो dx इसके साथ आ जाएगा और ये dx इसके साथ आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट हटाता हूं तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया sec² x dx माइनस sin/cos। एक को मैंने tan x लिख लिया और जो एक cos बचा 1/cos उसको मैंने लिख लिया sec x। ठीक है, स्क्रीन कट रही है, हाँ नहीं कट रही है। अब मैं इसको समाकलन कर सकता हूं। sec² x के लिए मैं क्या लिखूंगा, जब मैं इसका समाकलन करूंगा tan x और इसके लिए लिखूंगा मैं sec x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे, इस सवाल को आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को एक करने का और तरीका है क्या, अगर मैं क्या लिखा हुआ है 1 + sin x लिखा हुआ है, ठीक। तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम लोग इंटीग्रेशन लगा लेंगे। अगर मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे मैं ऊपर नीचे cos का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos x। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर मैंने, ये आपको समझ में हो सकता है ना आया हो लेकिन आपको समझना चाहिए, क्या अगर मैंने यहां पर भी cos x और यहां पर भी
cos x का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये वाला cos x में नीचे लेके आऊंगा 1 प्लस साइन एक्स cos x, इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा और इस cos x को ऊपर लेके जाऊंगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसके नीचे ये एक लगा सकता हूं। ठीक, अच्छा, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन cos x और इसको लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, और इस cos x को मैं लिख सकता हूं sec x। यहां पे ये मेरे पास क्या हो गया sec x और ये हो गया मेरे पास tan x, जबकि ऊपर है मेरे पास sec x। इतना आने के बाद मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया sec x माइनस tan x का, sec x माइनस tan x का, ये मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या मिला sec x माइनस tan x। जो नीचे वाली क्वांटिटी है sec x स्क्वायर माइनस tan x स्क्वायर, इसका मान होता है 1, ये हमने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है। तो ये नीचे वाला 1 हो गया, तो ऊपर वाला क्या बचा मेरे पास sec x, और मैं sec x को अगर इंटू कर देता हूं तो sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x। ठीक है, ये चीज तो मुझे यही मिल गया है, देखो यही मिल गया है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हुआ आ रहा होता शुरुआत से, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हुआ आ रहा होता dx इंटीग्रेशन करता हुआ आ रहा होता, इंटीग्रेशन करता हुआ आ रहा होता मैं इसका, तो आखिरी मूल्य क्या मिलता, मतलब ये स्टेप यहाँ पे आके जुड़ता है। जब मैं इसको खोलूंगा dx इसके साथ हो जाएगा, dx इसके साथ हो जाएगा, आंसर आपका ये आएगा। तो ये दो तरीके हैं हल करने के इस सवाल को। ठीक है, हो सकता है कोई और भी मेथड हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा। शॉर्टेस्ट मेथड ये है जो आपको देखते हुए समझ में आ रहा है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों शॉर्ट ही मेथड है, दोनों शॉर्ट मेथड ही है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही आसान है। 1 नंबर का जो ये 2 नंबर का सवाल है, बहुत जल्दी हल करने हैं इनको। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हल करना है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 का। हाँ, क्या कहता है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और एक क्या था, हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ना, सोच के, जो जो अपनी नॉलेज है उसके हिसाब से, कि अगर हमको रेंज पता हो, फंक्शन की रेंज पता हो, तब भी हम निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो खा है, खा में मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर टेस्ट से निकाल सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको मैं मान लूं fx, ठीक है, ये मेरा fx है, ठीक है। अगर मैं इसमें √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों कर दिया, ये चीज मैंने आपको क्लास में भी बताई थी। ये √2 जब अंदर गया तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा, और मैं इसको क्या लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं cos 45, मतलब 5/4। इसको लिख लेता हूं मैं cos थीटा, तो साइन बीच में कोई आ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, cos लिख दिया तो हमने लिख दिया साइन 5/4।
4 पाई बाई 4। तो ये इसको साइन थीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा और साइन, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, या थीटा प्लस पाई बाई 4, कुछ भी लिख सकता हूं। ये हमारा क्या है, एफ एक्स जो फंक्शन था, ठीक है, ये फंक्शन हो सकता है। ये जो फंक्शन था हमने ऐसे लिख लिया। हमको पता है, वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो साइन कोई भी एक्स है, कोई भी साइन जो हमारा एक्स है वो क्या होता है, वो -1 और +1 के बीच में होता है। ये हमको रेंज पता है, हमने क्लास 11 में पढ़ी हुई है। अगर मैं इसमें √2 का मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, मतलब पूरी इक्वेशन में √2 का मल्टीप्लाई करूं, मैं √2 का मल्टीप्लाई करूं तो, और यहां पे मैं x को क्या रखूं, पुट x को क्या रखूं, पाई बाई 4 प्लस थीटा रख दिया मैंने। तो क्या हुआ मेरे पास, √2 साइन तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिली, जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो यही वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये तो यही वैल्यू है, सेम वैल्यू है। तो मैं, हमारा जो एफ एक्स था यही वैल्यू है, मतलब जो हमारा एफ एक्स है, जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो यही है हमारा, क्या है, ये तो इसी का हिस्सा है। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास आ गया कि साइन थीटा -√2 से ज्यादा होगी या बराबर हो सकती है, जबकि √2 से कम होगी या बराबर हो सकती है। तो मतलब √2 के आगे तो जा ही नहीं सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम हमारे प्रश्न क्या पूछी गई है, प्रश्न पूछी गई है महत्तम, मैक्सिमम, महत्तम वैल्यू जो पूछी गई है, महत्तम मतलब मैक्सिमम पूछी गई है किसकी, इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, मैं एफ एक्स भी लिख देता हूं, पूरा फंक्शन लिखने के बजाय महत्तम हो जाएगी √2, क्योंकि √2 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती, √2 से ज्यादा जा ही नहीं सकती। और अगर मिनिमम पूछी जाती तो आप क्या लगा देते, इससे कम भी नहीं जा सकती। मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये सवाल मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग आगे वीडियो में मिलेंगे तो मैं उस तरीके से करवाऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आपके परीक्षा में सवाल आए और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत ही ना पड़े और आपका अपने आप सवाल सॉल्व हो जाए। तो आप देखें, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा एप्रोक्सीमेशन का, जो कि इस बार पूरे सिलेबस के हिसाब से पेपर बनाया गया है। तो देखते हैं क्या है कि जो सवाल है उसमें हमको अंडर रूट 0.082 का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, सन्निकट मान निकालना है अवकलन का प्रयोग करके, ठीक है, इसका मान निकालना है अवकलन का प्रयोग करके, ठीक, कोई बात नहीं। तो हम मान लेते हैं ये हमारा y है, ये हमारा y है और ये फंक्शन मान लेते हैं। तो माना हमने क्या माना, कोई फंक्शन माना, क्या माना हमने, कोई फंक्शन माना y बराबर fx, इसको x नहीं मानेंगे, ये फंक्शन माना हमने, ये फंक्शन माना, जहां पे हम x को क्या मानेंगे, x को कुछ वैल्यू मानेंगे, x को एक वैल्यू मानेंगे और देखेंगे x में कोई वैल्यू चेंज होगी जिसको हम ये नाम देंगे। ये मिला के हमारा क्या होगा,
डेल्टा वाई निकालेंगे। मतलब ये मिला के हम लोग फिर क्या निकालेंगे, इसमें से जब हम एफ एक्स माइनस कर देंगे, मतलब ये जब चीजें निकाल लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। मतलब क्या है, कोई एक्स क्वांटिटी है, एक्स उसमें छोटा सा चेंज है, तो जब एक्स वाई पे डिपेंड है तो एक्स वाई पे डिपेंड है, एक्स में कुछ चेंज हो रहा है तो वाई में भी चेंज होगा। वाई में चेंज क्या होगा, जब हम ये वैल्यू रख देंगे, इसमें से घटा देंगे, ये वैल्यू जब रख देंगे और ये घटा देंगे तो इसके कारण जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे निकल के सामने आएगा, वो निकल के सामने आएगा। तो हम x को मानेंगे क्या, x को कुछ ऐसा मानेंगे, चलो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x को मान लेते हैं 0 9, x को मान लेते हैं 0 9, ठीक है, x को मान लिया 0 9, ठीक है, x को हमने माना 0 9, तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x हमारा होगा जो बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है, हमारी क्वांटिटी थी क्या, हमारी क्वांटिटी थी ये, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, आप माइनस करके देखें, ठीक, यहां एक 0 लगा लेते हैं, ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी है तो माइनस आएगा। अच्छा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 8 गया 0 और फिर 0, ये क्वांटिटी आएगी। भाई पहले क्वांटिटी ये थी, ये बदलाव हुआ, तो कितना बदलाव हुआ, इतना बदलाव हुआ। अब x पे क्या फर्क पड़ा, y पे क्या फर्क पड़ा, यही मैं निकालना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे x क्या है मेरा, x है 0.09 और ये क्या है, ये है मेरा 0.008 और fx क्या आएगा, fx मेरा आएगा 0.09, ठीक है, 0.09। तो मैं जब इसको हल करूंगा, तो ये तो मेरा यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.082 और ये क्या आएगा, ये भी, ये तो यही रहेगा, ये तो मेरा यही रहेगा, ये तो मेरा यही रहेगा। तो मेरे पास जो y में बदलाव हो रहा है उसका मान आ गया, लेकिन हमारा फलन तो ये है, x का मान इसमें रखने पर, x का मान इसमें रखने पर, x का मान इसमें रखने पर, तो जब ये मान हमने इसमें रखा तो हमारे पास आ गया ये, यही तो प्रश्न हमको बोल रहा था, लेकिन मान तो हमको फिर ये भी रखना पड़ेगा। और हमको पता है, ये मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये मान तो हमको पता है, क्या आ जाएगा, +-3, हम प्लस का ही लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हमारा डेल्टा वाई चलता चला आ रहा है। अब मैं रिशफल करूं, क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है, तो मैं इसको इधर ले आया, तो मेरे पास इधर क्या बचा, इधर क्या बचा मेरे पास, ये इधर आएगा ना। अच्छा, ये माइनस चल रहा है, थोड़ा ये दिक्कत हो गई थी, माइनस चल रहा था, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.03 और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब अभी तक डेल्टा वाई जो चेंज हुआ था वो इतना हुआ होगा, इतना हुआ होगा। अब इसके लिए कुछ अलग तरतीब निकालते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखो, जो ये क्वांटिटी है, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं, वाई में कुछ बदलाव हुआ, तो किसके कारण बदलाव हुआ, एक्स के कारण, तो क्या मैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूं। यही एक स्टेप है, क्या है, अप्रोक्सीमेशन का नियम, जो, क्योंकि अब हमको ये अवकलन इसमें लेके आना है, तो ये x में कुछ वृद्धि हुई थी, उसके कारण y में कुछ वृद्धि हुई थी, और हम क्या पढ़ रहे हैं, dy/dx क्या पढ़ा है कि y जो फलन है x का, x रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, डेल्टा y की जगह मैं
क्या रख दूंगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बराबर नहीं लगा रहा हूं इसलिए मैं क्या रख दूंगा, dy अपॉन dx डेल्टा x। अब dy अपॉन dx कहां से आएगा, dy अपॉन dx कहां से आएगा, अच्छा dy अपॉन dx कहां से आएगा, हमने फलन ये माना हुआ था, हमने फलन माना हुआ था। तो अगर मैं यहीं पे इसको dy अपॉन dx निकालूं, मतलब इसका मैं dy अपॉन dx यहीं पे निकाल लूं, तो क्या मिलेगा मुझे, इसका फलन करने पर मुझे मिलेगा, ठीक है, इसका फलन करने पे मुझे ये मिलेगा। अच्छा अब मैं यहां पे ये मान रख दूंगा। तो पहली बात जो डेल्टा वाई है, चाहे जो वाई है, मैं वहां क्या रख दूंगा, 1 अपॉन रूट 2 इंटू डेल्टा एक्स, जो कि अप्रोक्सीमेशन के तहत आया है। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, सन्निकट, सन्निकटता के नियम अनुसार। तो ये चीज मैं यहां पे रख दूंगा, इसकी वैल्यू मैं यहां रखूंगा, चलो रखते हैं, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रखी, तो 0.03, ठीक है, प्लस क्या रख दिया मैंने, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू, चलो मान रखते हैं, मान रखते हैं, रूट एक्स क्या था, रूट एक्स तो यही आएगा, रूट एक्स तो यही आएगा, मतलब मैं फिर भी चलो रख देते हैं। और इसका मान क्या था, माइनस का 0.008, इसका मान ये था, इसका मान ये था। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आई, देखो दो से मैं इसको काट भी देता हूं, यहीं पे काट देता हूं, 0.3, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इससे मैंने काटा तो क्या हो गया 0.08, और इससे हमारा निकल के आ गया क्या, इससे निकल के क्या आ गया हमारा 0.3, क्या निकल के आ गया 0.3। अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की है, ये 0.3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0.3, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा, सॉरी फॉर दैट, 0.3 आएगा, क्या आएगा 0.3 आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आपको चीज़ समझ आनी चाहिए कि गलती तो हो सकती है, गलती हो सकती है, क्योंकि प्रिपेयर करके तो कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर पेपर देख के सॉल्व कर रहे हैं, बस आखिरी में गलती पकड़ ली जाएगी अगर गलती होगी तो ये क्या आ गया मेरे पास 0.3, क्या आ गया 0.3। जब ये 0.3 आ गया है, जब 0.3 आ गया है, अब अच्छा इसको मैंने 2 से काटा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा 0.3 माइनस 0.01, अच्छा कितनी बार जाएगा 3 ये तो आगे होता ही जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ लिखते हैं तो आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा, लेकिन करके देखते हैं यहाँ से, मतलब ये भी 3 ये तो 0.3 है, ये तो 0.300 ही है, ये तो 0.3000 ही है। तो अगर मैं काटूंगा इसको डेसिमल से काटूंगा तो मान चलो यहां से काटता हूं तो क्या आ जाएगा 7, ठीक 6 और 8 और 2। अगर आप इतना बड़ा लिखना चाहते हैं तो आपका उत्तर ये रहने वाला है। तो जो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हमारे पास क्या हो गया, इसका मान हमारे पास हो गया 0.28667। एक बढ़िया सवाल था, समझाने में ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन सवाल अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज आप आसानी से कर पाएंगे। आपको स्क्रीन कट रही है तो आप मैंने थोड़ी आपके लिए सहूलियत कर दी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे, इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलो देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपको कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट, इसके माध्यम से हम इसको देखेंगे। थोड़ा
दिमाग भी लगाएंगे हैं, ये नहीं कि सॉल्व ही करते रहें। तो सवाल जो है आपका इस वीडियो का आखिरी सवाल और आपके लिए दूसरे का चौथा सवाल क्या दे रखा है। एक कोई फंक्शन एफ है, एक फंक्शन एफ है जिसको हम लिख रहे हैं e की घात 2x, ये लिख रहे हैं। तो हमको बताना है, ये प्रूव करना है, बताना है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन निरंतर वर्धमान फंक्शन है, निरंतर वर्धमान फंक्शन है। तो एक तो मैंने वर्धमान प्रूव करने मतलब आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाने के लिए, वैल्यू दिखाने के लिए आपको वाला मेथड दिखाया था। अब यहां पे मैं लगाऊंगा अब अवकलन का पहला नियम, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट निकालूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये किससे हल करेंगे हम लोग? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को क्या करेंगे, इसको जब मैंने अगर इसको अवकलन किया तो इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन अगर मैं इसको अवकलन करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको इसका अवकलन आता होगा, और नहीं आता है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं ताकि हम लोग लाइव आ सकें। और लाइव थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा डेली, रात में 9 से 10 1 घंटा तक डेली पढ़ सके। उसके लिए क्या हमको लाइव आना पड़ेगा और कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे? ताकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तैयारी क्या आपका काम है कि आप इस लेवल पे लेके आए कि मैं लाइव क्लास ले सकूं, तभी तो हम लोग लाइव पढ़ पाएंगे। तो क्या है, अगर मैं इसका अवकलन करता हूं, इसका अवकलन करता हूं तो क्या आ जाएगा? इसका अवकलन, इसका तो यही रहा, और उसके बाद 2 और आ जाएगा। अच्छा, अब जो e का मान है ना, e का मान, e क्या है? e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि जो e क्या है, e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, आपको पता है 0 से बड़ी है, e 0 से बड़ी है, इतना ही ध्यान रखो। कितना क्या है? 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया e के ऊपर कोई भी पावर आएगी, e के ऊपर कोई पावर आएगी वो भी 0 से बड़ा रहेगा, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी 0 से बड़ा रहेगा। देयरफॉर जो हमारा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो 0 से सदैव बड़ा रहेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जो fx बराबर e की पावर 2x है, निरंतर क्या है? वर्धमान फंक्शन है। निरंतर जो ये फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अंग्रेजी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं आशा करता हूं यह प्रयास मेरा सफल प्रयास होने वाला है। यह प्रयास आपको समझ में आएगा, इस प्रयास का आपको फायदा होगा, और अगर आपको फायदा होगा तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा। क्यों? अगर आपका नाम होगा तो मुझे अल्टीमेटली लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं आपको इस माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ या किसी माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया है। प्रश्न पत्र आपका ये है, 2 प्रश्न हल कर लिए हैं। वीडियो थोड़े लंबे होने वाले हैं क्योंकि अदरवाइज ये सवाल काफी आसानी से हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। विद दिस आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्रयास की सराहना करने के लिए।